हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मुगल शासकों के इतिहास के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। अब हमें आगे पढ़ना है कि मुगल शासकों के जाने के बाद भारत का इतिहास में क्या परिवर्तन आते हैं। ठीक है, अब जो मुगल शासक जितने भी पढ़े थे वो सारे इंपॉर्टेंट हैं और उनमें आखिरी जो मुगल शासक हमने पढ़े थे वो थे औरंगजेब। तो औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली मुगल शासक होते हैं। इनके बाद क्या हुआ, शक्ति कम होने लगी मुगलों की। मुगलों का साम्राज्य काफ़ी सारे छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। हमने पढ़ा था कि औरंगजेब क्रूर राजा थे। उनका क्या सपना था कि वो चाहते थे कि ये देश जो है काफिरों का देश, इसे इस्लाम का देश बना दूं। मतलब जो भी जितने भी लोग रहते हैं यहाँ पे वो सभी इस्लाम को मान ले। तो इन्होंने लोगों को जबरदस्ती करी कि वो लोग इस्लाम को स्वीकार करें। तो इसी कारण इनका विद्रोह चालू हो गया और सबसे बड़ा विद्रोह इनके शासनकाल में किसका होता है, मराठों का। तो मराठाओं का साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, शिवाजी। शिवाजी ने इनके टाइम पे काफी सारे विद्रोह करे और इनके साम्राज्य को तोड़ने की पूरी कोशिश करी। तो यही होता है, जैसे इनकी मृत्यु होती है इनका साम्राज्य काफी सारे हिस्सों में टूट जाता है। तो देखिए औरंगजेब जैसे ही मरते हैं क्या होता है, इनके दो पुत्र हैं, उनका नाम याद रखिएगा। एक थे मुअज्जम और दूसरे थे आजम शाह। आजम शाह के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आजम शाह ने क्या करा था, बीबी के मकबरे का निर्माण कराया था औरंगजेब के शासनकाल में। बीबी का मकबरा क्या है, औरंगजेब की पत्नी की जो कब्र है वही है बीबी का मकबरा, और ये है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और दूसरे पुत्र होते हैं मुअज्जम। मुअज्जम उत्तराधिकारी युद्ध होता है, मतलब जब औरंगजेब मरते हैं तो उनके पुत्रों के बीच में युद्ध चालू हो जाता है कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा अपने पिता का। तो मुअज्जम अपने सभी भाइयों को मार देते हैं, आजम शाह को भी मार देते हैं और मुअज्जम बहादुर शाह की उपाधि से मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं। जो बचा खुचा मुगल साम्राज्य था उसी गद्दी पर बैठते हैं। तो याद रखिएगा कि औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम ही आगे चल के बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठते हैं। तो ये सब आगे भी रिपीट हो जाएगा, आपको दोबारा बता दूंगा मैं, लेकिन एक कनेक्ट करने के लिए कहानी को कि मुगल साम्राज्य के अंत होने के बाद कैसे मराठों का जन्म होता है। तो मराठा पहले से ही उनके अधीन थे, किसके, मुगल साम्राज्य के अधीन मराठा साम्राज्य भी था। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य के राजा की मृत्यु हो जाती है तो एक साम्राज्य है उसके राजा की मृत्यु हो गई और कोई उत्तराधिकारी स्पष्ट भी नहीं है। जो उत्तराधिकारी हैं वही आपस में लड़ रहे हैं कि कौन साम्राज्य की गद्दी पर बैठेगा। तो उसी समय का लाभ उठाया मराठों ने, उनकी अधीनता को त्याग कर अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। तो यहीं से स्टार्ट होता है आपका मराठों का साम्राज्य। अब हम पढ़ते हैं डिटेल में मराठा साम्राज्य के बारे में। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, शिवाजी थे। और शिवाजी के पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले के पुत्र होते हैं शिवाजी, जो कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी के गुरु थे कोंडदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। तो क्या था, ये एसएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, और ऑप्शन में गुरु रामदास था। ठीक है, तो गुरु कोंडदेव ऑप्शन में नहीं था, तो गुरु रामदास याद रखिएगा। शिवाजी के दो गुरु थे, दोनों का नाम याद रखिए, गुरु रामदास और गुरु कोंडदेव। ठीक है, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम शिवाजी ने बीजापुर के तोरण किला था, पहाड़ी किला था एक, उस पर अधिकार किया था। तो क्वेश्चन इस हिसाब से बनता है कि शिवाजी ने किस किले पर सर्वप्रथम अधिकार किया था, तो वो था बीजापुर का किला। तो सिर्फ याद रखिए बीजापुर के किले पर सर्वप्रथम शिवाजी ने अधिकार किया था। ठीक है, आपको एज इट इज रटने की जरूरत नहीं है, बस आप रीडिंग करते हो चले। जब आप 3-4 बार रीडिंग कर लेंगे पूरे सिलेबस की तो अपने आप ही आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। शिवाजी ने सर्वप्रथम किस पहाड़ी किले पर अधिकार किया, तो बीजापुर के। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या थी, मराठा साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। रायगढ़ मराठा साम्राज्य की राजधानी थी, याद रखिएगा। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने खुद राजा की उपाधि दी थी शिवाजी को। तो आप देख रहे हैं मराठा साम्राज्य का उत्कर्ष औरंगजेब के शासनकाल के टाइम पे हो चुका था। ठीक है, लेकिन औरंगजेब क्या चाहता था, इतना बड़ा शासन है, मुगल शासकों का इतना बड़ा शासन था, तो वो चाहते थे कि कोई भी शासक हो यहाँ पर तो वो हमारे अधीन रहे। तो वही अधीनता शिवाजी स्वीकार नहीं करना चाहते थे। तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने यहाँ अफजल खां की हत्या कर दी। तो इस पॉइंट को याद रखना सिंपल है। देखिए, सर्वप्रथम बीजापुर के किले पर शिवाजी ने अधिकार किया था। तो जब बीजापुर के किले पर अधिकार करा तो बीजापुर के सुल्तान क्या बदला लेना चाहेंगे, क्योंकि उनके किले पर अधिकार कराया तो बदला तो लेगा ही वो इंसान। तो बीजापुर के सुल्तान ने अपना बदला लेने के लिए अपने सेनापति अफजल खां को भेजा शिवाजी को पराजित करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि अफजल खां को किसने भेजा था, शिवाजी को पराजित करने के लिए बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था, और इजीली याद रख सकते हैं आप ये। नेक्स्ट है आपका पुरंदर की संधि कब होती है, 1665 ईस्वी में होती है, महाराजा जय सिंह एवं शिवाजी के मध्य। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके पीछे का इतिहास बता देता हूँ। देखिए, पहले होता है पुरंदर का युद्ध, कोई युद्ध होता है उसी के बाद ही वो संधि होती है। तो पुरंदर का युद्ध हुआ, महाराजा जय सिंह जो कि औरंगजेब का प्रतिनिधित्व करते हुए लड़ रहे थे, मतलब औरंगजेब ने इन्हें युद्ध लड़ने के लिए भेजा था कि जाओ मेरी तरफ से जाके शिवाजी के साथ युद्ध लड़ो। अब क्यों आए ये, क्योंकि उनके अधीन काफी सारे शासक आते थे औरंगजेब के अधीन, तो उसी में से एक महाराजा जय सिंह का राज्य था, तो इन्हें जबरदस्ती आना पड़ा शिवाजी के साथ युद्ध लड़ने।
तो वहीं पर इन दोनों की भी शत्रुता हो जाती है और ये दोनों युद्ध लड़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें शिवाजी की हार होती है क्योंकि महाराजा जय सिंह के साथ औरंगजेब की सेना भी थी और उनकी जितने भी सामग्री है, तोप है, वो सब भी थी। ठीक है, तो यहाँ पे शिवाजी को कुछ शर्तें माननी पड़ती हैं ताकि वो अपने राज्य को रख पाए। पहली शर्त होती है कि उन्हें अपने कुछ किले देने हैं, जमीन देनी है। और जो दूसरी शर्त थी इस युद्ध की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो थी कि औरंगजेब से मिलना पड़ेगा शिवाजी को आगरा के किले में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि औरंगजेब और शिवाजी कहाँ पर एक दूसरे के समक्ष आए, तो आगरा किले में आए। और किस कारण आए वो हमने पढ़ा कि पुरंदर की संधि के कारण ये सब हुआ। और इसी के कारण क्या होता है, शिवाजी को औरंगजेब जयपुर भवन में कैद कर लेते हैं। तो औरंगजेब से जब मिलने जाते हैं तो वहीं पर ही औरंगजेब इन्हें कैद कर लेते हैं और जयपुर भवन में रख देते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, याद रखिएगा कि शिवाजी को औरंगजेब कहाँ मिलते हैं और कहाँ पर शिवाजी को कैद करके रखा जाता है औरंगजेब द्वारा। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं शिवाजी के बारे में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। तो 8 लोग होते थे इस मंत्रिमंडल में, इसीलिए इसे अष्टप्रधान कहा जाता था। और इस अष्टप्रधान में सबसे जो महत्वपूर्ण पद होता था वो होता था पेशवा का। आप मान सकते हैं राजा के बाद जो दूसरा व्यक्ति आता है शासन में, साम्राज्य में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पेशवा था वहाँ पे मराठा साम्राज्य में। तो पेशवा का पद याद रखिएगा, अभी आगे हम पढ़ेंगे भी इसको। शिवाजी के दरबार की भाषा क्या थी, शिवाजी के साम्राज्य की भाषा क्या थी, कह सकते हैं इनकी राष्ट्रीय भाषा थी मराठी। तो मराठी इनकी भाषा थी और इनकी राजधानी क्या थी, रायगढ़। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी, ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने तोपों का इस्तेमाल भी करा था अपने युद्धों के टाइम और ये तोपें इन्हें अंग्रेजों ने दी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए अपने जनरल शाइस्ता खान को भेजा। तो शाइस्ता खान को किसने भेजा शिवाजी को पकड़ने के लिए, औरंगजेब ने भेजा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शाइस्ता खान का नाम याद रखिएगा। ऐसे ही अफजल खान को किसने भेजा था शिवाजी को पराजित करने के लिए, बीजापुर के सुल्तान ने। ये दोनों नाम याद रखिएगा, अफजल खान और शाइस्ता खान, किसने भेजा ये भी याद रखिएगा। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र को 2 बार लूटा। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है कि शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र को कितनी बार लूटा और मुगल व्यापारिक केंद्र क्या था। तो मुगल साम्राज्य का व्यापारिक केंद्र क्या था, सूरत था, और शिवाजी ने इसको 2 बार लूटा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। तो संभाजी कौन थे, शिवाजी के पुत्र थे और इनके उत्तराधिकारी होते हैं। और शिवाजी के पिता का नाम ने क्या पढ़ा था, शाहजी भोसले। तो यहीं पर ही खत्म होता है शिवाजी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं इनके उत्तराधिकारी पर, संभाजी। संभाजी के समय में इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इन्हें बड़ी जल्दी मुगल सेनापति पकड़ लेते हैं और इनकी हत्या कर देते हैं। तो इनके शासनकाल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। संभाजी के बाद इनके पुत्र राजा राम उत्तराधिकारी बनते हैं, इनके शासन पर बैठते हैं। इनके समय में की इंपॉर्टेंट घटना है, दूसरी राजधानी बनाई इन्होंने सतारा। तो अभी तक राजधानी क्या थी मुगल साम्राज्य की, रायगढ़ थी। राजधानी को स्थानांतरित किसने करा, रायगढ़ से सतारा राजधानी कौन लेकर आया, राजा राम लेकर आए। ठीक है, याद रखिएगा राजा राम इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो राजा राम के शासन के बाद भी कुछ घटनाएं होती हैं, लेकिन वो इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे राजा राम भी मुगल शासकों के विरुद्ध युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। तो जो इनके भाई थे साहू, वो भी पकड़ लिए जाते हैं मुगल शासकों द्वारा। अब क्या होता है, राजा राम की जो पत्नी थी ताराबाई, वो अपने पुत्र को लेकर गद्दी पर बैठ जाती है और वास्तविक संरक्षिका खुद बन जाती है। क्योंकि उनके पुत्र की आयु कम थी, वो साम्राज्य चलाने के लायक नहीं थे, तो इसीलिए जो पूरा शासन था वो खुद चलाने लग जाते हैं ताराबाई। तो ताराबाई शासन चला रही होती है, उसी समय साहू जो राजा राम के भाई थे वो छूट कर आ जाते हैं मुगल शासकों के पास से, और उनकी उम्र सही थी और जो उनके पुत्र थे राजा राम के, उनकी उम्र काफ़ी कम थी। तो वो कहते हैं कि अब मुझे शासन चलाना है। साहू और ताराबाई के बीच इसी बात पर युद्ध होता है, जिसे खेड़ा का युद्ध कहा जाता है। लेकिन वो युद्ध याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिए साहू एवं ताराबाई के बीच युद्ध होता है। खेड़ा का युद्ध वो किस लिए होता है, शासन के लिए। अब साहू कौन थे, राजा राम के भाई थे, और ताराबाई उनकी पत्नी थी। वो कह रही थी जो उनके पुत्र हैं जिनकी आयु अभी नहीं है वो शासन चलाएं। ठीक है, जब वो बड़े हो जाएंगे तब तक के लिए शासन को वो खुद ही संरक्षण करेंगी शासन का, और वो खुद मतलब मान लीजिए नाम किसी और का है लेकिन शासन वो खुद करना चाहती थी पूरा ताराबाई। ठीक है, लेकिन साहू उसके विरुद्ध थे और साहू और ताराबाई के बीच इसीलिए युद्ध होता है खेड़ा का युद्ध। तो खेड़ा के युद्ध में विजय के बाद शाहू का शासनकाल स्टार्ट होता है। और शाहू के शासनकाल से आपको बस इतना याद रखना है, इनके काल में पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ इनके काल में पेशवा थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके जो पुत्र होते हैं पेशवा बाजीराव प्रथम होते हैं। तो ये पेशवा का पद था, एक पैतृक पद था। जैसे जो जिनके पिता पेशवा है उनका पुत्र आगे चल के पेशवा बनेगा, कोई और जो है इंसान वो पेशवा नहीं बन सकता था। तो पिता के बाद उनका पुत्र, उनके पुत्र के बाद जो अगले उनके वंश में आएंगे वही पेशवा का पद ले सकते थे। तो एक पैतृक पद था ये। तो बालाजी विश्वनाथ किसके पिता थे, बाजीराव प्रथम के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पेशवा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेशवा मराठा साम्राज्य यही है, बाजीराव प्रथम। इनकी और मूवी बनी थी, रणबीर सिंह और दीपिका पादुकोण की मूवी थी। ठीक है, मूवी का नाम तो याद नहीं है मुझे, लेकिन आपको याद होगा मस्तानी नाम था उसमें दीपिका पादुकोण का। तो मस्तानी नाम की महिला के साथ संबंध के कारण बाजीराव प्रथम काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसे लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने काफ़ी सारे युद्ध लड़े और जीते भी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके बारे में, दिल्ली पर आक्रमण किस पेशवा ने किया। ठीक है, किस मराठा पेशवा ने दिल्ली के खिलाफ आक्रमण किया, तो बाजीराव प्रथम ने। और दिल्ली पर उस समय किसका शासन था, मुगल साम्राज्य चल रहा था, और वहाँ के शासक कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला।
और इन्होंने क्या करा, मुगल साम्राज्य को पराजित भी कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला उस टाइम दिल्ली छोड़ने को राजी हो गया था जब इन्होंने युद्ध किया था उसके खिलाफ। तो याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव पेशवा बने। तो बाजीराव प्रथम के पिता का नाम क्या था, बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ और बालाजी बाजीराव दोनों के नामों में कंफ्यूज होना है, कहीं पिता के नाम की जगह पुत्र का नाम कर दे और पुत्र के नाम की जगह पिता का नाम। तो बालाजी विश्वनाथ याद रखिए, इनके पुत्र होते हैं बाजीराव प्रथम, और पिता के नाम में देखिए बाजीराव आगे है, जब पुत्र होते हैं तो उनके नाम में बाजीराव पीछे चला जाता है। तो बालाजी बाजीराव याद रखिए किसके पुत्र थे, बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। ये काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं मैं। बालाजी बाजीराव के समय में एक युद्ध हुआ था जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बालाजी बाजीराव को एक और नाम से जाना जाता है, नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव के समय में युद्ध कौन सा हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और किस समय में याद हुआ था ये युद्ध, ये जरूर याद रखना है, 1761 में युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में 1556 में, और पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के साम्राज्य में 1761 में हुआ। और इसमें युद्ध में मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध ये युद्ध मराठों ने लड़ा था बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में, और युद्ध में बालाजी बाजीराव हार गए और अहमद शाह अब्दाली की सेना जीत गई थी। ठीक है, इस युद्ध पे मूवी बनी थी जिसमें हीरो का नाम तो याद नहीं आ रहा, अर्जुन कपूर हाँ हीरो थे, और अहमद शाह अब्दाली की भूमिका निभा रहे थे संजय दत्त। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माधव राय पेशवा बनते हैं। बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारी हुए माधव राय, और माधव राय के शासन में जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है शाह आलम द्वितीय को दोबारा दिल्ली गद्दी पर बैठाया जाता है। तो शाह आलम द्वितीय कौन थे, ये औरंगजेब के वंशज से मुगल साम्राज्य के एक राजा थे शाह आलम द्वितीय, और इनके टाइम में जो इंपॉर्टेंट घटना होती है याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय के शासन में ही अंग्रेज दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। तो माधव राय यहाँ पर क्या करते हैं, अंग्रेजों से शासन को छुड़वाकर दोबारा से शाह आलम द्वितीय को गद्दी पर बैठाते हैं दिल्ली की। तो काफी इंपॉर्टेंट है माधव राय और शाह आलम द्वितीय के बारे में याद रखिएगा कि माधव राय ने ही शाह आलम द्वितीय को दोबारा दिल्ली गद्दी पर बैठाया था, और शाह आलम द्वितीय से याद रखिएगा कि इनके समय में ही अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो आगे देखिए, नेक्स्ट पेशवा आते हैं पेशवा माधव राय नारायण टू। तो माधव राय के पुत्र होते हैं माधव राय नारायण टू। इनकी कम आयु होती है अभी, तो इनके समय में मराठा राज्य की देखरेख करने के लिए 12 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। तो 12 सदस्यों की परिषद बनाई गई इसलिए इंपॉर्टेंट है। इनके जो सदस्य थे, परिषद के सदस्य, उसमें 2 बंदों का नाम याद रखना है आपको। पहला नाम है महादजी सिंधिया का और दूसरा नाम है नाना फडणवीस का। तो बस ये याद रखिए, माधव राय नारायण टू के समय में जो परिषद थी उसमें 2 इंपॉर्टेंट सदस्य के नाम क्या थे, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का दूसरा नाम क्या था, बालाजी जनार्दन भानु। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था, बालाजी जनार्दन भानु इनका मूल नाम था। इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। मैकियावेली एक राइटर थे, चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है, और मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है, बालाजी जनार्दन भानु नाना फडणवीस को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतिम पेशवा कौन होते हैं, बाजीराव द्वितीय। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि अंतिम पेशवा कौन होते हैं मराठा साम्राज्य के, बाजीराव द्वितीय। इसे कैसे याद रखना है, देखिए बाजीराव प्रथम जिन्हें लड़ाकू पेशवा कहा जाता है, इनके समय में मराठा साम्राज्य सबसे ऊपर पहुंचा, दिल्ली के खिलाफ आक्रमण लड़ा और युद्ध जीता। तो सबसे ऊपर किसके शासनकाल में पहुंचा, बाजीराव प्रथम के, और नीचे किसी शासनकाल में डूब गया, बाजीराव द्वितीय जब पेशवा बने तब मराठा साम्राज्य नीचे डूब गया। तो बाजीराव द्वितीय यहीं से ही अंतिम पेशवा होते हैं। अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बने थे ये। सहायक संधि स्वीकार करने वाले पहले मराठा सरदार थे। बाकी जितने मराठा सरदार थे उन्होंने मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा और अंग्रेजों के खिलाफ भी युद्ध लड़ा, लेकिन ये एक ऐसे सरदार थे पेशवा के जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली और अपना राज्य अंग्रेजों को दे दिया, और यहीं से ही मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं मराठा शासकों और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुए उनके बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध कब हुआ, 1782 में। अगर आपको समय याद न रहे तो चल सकता है, लेकिन आपको संधि जरूर याद रखनी है, किस संधि के बाद ये युद्ध समाप्त हुए। तो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध साल बाई की संधि के बाद समाप्त होता है। उसके बाद द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1803 में स्टार्ट होता है, 1805 में समाप्त होता है, और ये देवगांव की संधि के साथ समाप्त होता है। तो दोनों युद्ध में कौन सी संधि हुई वो दोनों याद रखिएगा। इसके बाद तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध आता है, इसमें कोई संधि नहीं होती है, 1817 में स्टार्ट होता है और 19 में खत्म होता है। इस युद्ध के बाद मराठा शासन समाप्त हो जाता है। तो संधि कब होती है, जब दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है कि तुम मेरा कुछ हिस्सा ले लो जमीन का और मेरे साम्राज्य से चले जाओ। ठीक है, संधि तब होती है। लेकिन जब एक पक्षी समाप्त हो गया, संधि की बात ही नहीं आती। दोनों पक्षों के बीच में समझौता किस बात का, जब एक पक्षी समाप्त हो चुका है। तो ठीक है, यहाँ पे मराठा शासन खत्म हो जाता है और अंग्रेज मराठा साम्राज्य पर अधिकार कर लेते हैं तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के बाद। ठीक है, तो इसी के साथ जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मराठा शासन के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपको याद करना है वो सब मैंने आपको बता दिया है। थोड़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं मराठा साम्राज्य में, इसलिए उसे याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए 2-3 बार रिवीजन करें अच्छे से, तो आपको ज़्यादातर चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, रट्टा मारने की कोशिश मत करें। जब आप रिवीजन करते रहेंगे रिपीटेडली 2-3 बार जब आप पढ़ लेंगे एक चीज़ को, तो अपने आप ही वो चीज़ें याद हो जाएंगी। अब हम पढ़ते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य में क्या परिवर्तन आते हैं, कौन आगे उत्तराधिकारी होता है।
तो देखिए औरंगजेब का उत्तराधिकारी का नाम क्या था, बहादुर शाह नाम था, याद रखिएगा। और इसका नाम पहले क्या था, मुअज्जम नाम था। औरंगजेब के 2 पुत्रों का नाम तो याद भी रखिए, एक का नाम था आजम शाह जिसने बीबी का कुरान आया था, और दूसरे का नाम था मुअज्जम, जो कि बहादुर शाह की उपाधि से औरंगजेब का उत्तराधिकारी बनकर मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है। तो औरंगजेब के पुत्रों के बीच में होता है उत्तराधिकारी युद्ध, और इस युद्ध में बहादुर शाह, मुअज्जम का साथ किसने दिया, गुरु गोविंद सिंह ने दिया, जो कि सिख धर्म के गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने साथ किसका दिया, बहादुर शाह का साथ दिया। तो देखिए बहादुर शाह के बाद भी कुछ मुगल शासक आते हैं, लेकिन उनके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। बहादुर शाह के बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट मुगल शासक हैं उनका नाम है मोहम्मद शाह, जिन्हें रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके समय में 2 आक्रमण हुए थे। पहला तो मराठों का आक्रमण होता, हमने पढ़ा भी था कि मराठा के सबसे इंपॉर्टेंट पेशवा कौन थे, बाजीराव प्रथम, और उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था। जब उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था तब वहां पर शासन कौन कर रहे थे, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला शासन कर रहे थे, ये याद रखना है। और दूसरा जो आक्रमण हुआ था ईरान के सम्राट नादिर शाह का हुआ था। तो ईरान के सम्राट नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया था तब कौन शासन कर रहे थे, मोहम्मद शाह रंगीला उस समय भी शासन कर रहे थे। तो ईरान के सम्राट नादिर शाह इन्हें परास्त कर देते हैं और इनसे धन दौलत वसूलते हैं, और जो भी चीज़ें पसंद आती हैं इनके शासन से वो सब चीज़ें लेकर वापस अपने शासन में चले जाते हैं, ईरान चले जाते हैं, और इन्हें शासन करने के लिए दोबारा छोड़ देते हैं। तो देखते हैं नादिर शाह क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर गए इनके शासन से। तो पहला था तख्ते ताऊस, जिसे मयूर सिंहासन कहा जाता है, और मयूर सिंहासन हमने पढ़ा था शाहजहां ने बनवाया था, और कहाँ पर स्थित था, ये लाल किला में स्थित था, और जो मुगल शासक थे वो इसी पर बैठा करते थे। इसी से एक और पॉइंट याद रखिएगा कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला आखिरी मुगल शासक कौन था, तो मोहम्मद शाह रंगीला आखिरी मुगल शासक था जो कि मयूर सिंहासन पर बैठा। इसके बाद नादिर शाह इसे लेकर चले गए, और तथा दूसरा कोहिनूर हीरा भी ईरान के सम्राट नादिर शाह अपने साथ इसके शासनकाल से लेकर चले गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन ऐसा ज़्यादा समय तक नहीं चला। अंग्रेजों से दोबारा पेशवा जो थे माधव राय, उन्होंने दिल्ली को छीन लिया और शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली गद्दी पर बैठा दिया। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जैसे किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया, तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के टाइम पे, और शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली गद्दी पर किसने बैठाया, पेशवा माधव राय ने बैठाया। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्लास के स्टार्ट में पढ़ा था हमने कि अंतिम शक्तिशाली मुगल सम्राट कौन थे, तो वो थे औरंगजेब। लेकिन सबसे अंतिम मुगल सम्राट जिसके बाद मुगल साम्राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया वो थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। एक पॉइंट मिस हो गया था हमारा प्रीवियस क्लास में, औरंगजेब ने लाल किला में स्थित मोती मस्जिद बनवाया था, जो कि इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछा जा चुका है। लाल किला के अंदर मोती मस्जिद है जिसका निर्माण किसने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, लाल किला के अंदर हीरा महल है जो बहादुर शाह जफर ने बनवाया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जब ये याद रखिएगा, लाल किला के अंदर जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाया था, औरंगजेब ने बनवाया था। लास्ट आप ये देख लीजिए एक बार, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक। तो जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो मुगल साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है, तो कुछ नए राज्यों की स्थापना होती है, उन्हें देख लेते हैं एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे अवध, अवध के संस्थापक कौन थे, सादत खान थे। इसके बाद हैदराबाद के संस्थापक कौन थे, चिंकलिज खान, जिन्होंने बाद में निजामुल मुल्क की उपाधि धारण करी। उसके बाद बंगाल आता है, बंगाल के संस्थापक कौन थे, मुर्शिद कुली खान, और कर्नाटक के संस्थापक हुए सादतुल्ला खान। इसमें बंगाल और हैदराबाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवध के संस्थापक सादत खान और बंगाल के मुर्शिद कुली खान, ये दोनों आपको जरूर याद रखने हैं। ठीक है, चारों याद रखने की कोशिश करना। हैदराबाद के चिंकलिज खान भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक एक बार आप देख लीजिएगा, 4 ही नाम इंपॉर्टेंट है, इन चारों को तो आप एक बार पढ़ ही लीजिएगा। तो इसी के साथ औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन में क्या क्या परिवर्तन आए और मराठा शासन से आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं वो सब हमने पढ़ लिया इस क्लास में, और इसी के साथ आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास समाप्त होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।